सो हेलो एंड गुड इवनिंग ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए, मृदा विज्ञान की एक और नई शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं एकदम न्यू, एकदम यूनिक और एग्जाम ओरिएंटेड हमारा टॉपिक है रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और कल बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आकृति, हितेश, दीपिका, कुणाल, ठीक, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए शुरू करें। रेडी हो आप सभी? एक बार कंफर्म कर दो, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। और लाइव में थे आप लोग। फोर्थ बैच कौन सा है? हाँ, लीक कर रहे हो, खबरें लीक कर रहे हो आशीष। चलिए बहुत जल्दी आपको वो भी मिलने वाला है। फोर्थ बैच कौन सा है? हाँ? बता दिया जाएगा जल्दी। बहुत अच्छा आप सभी के लिए हम प्लान कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हाँ, चलिए शुरू करें क्लास को। आ गए? हाँ, थे लाइव में? आप लोग भी थे? कैसे गुरु के चेले हो, गुरु को नहीं पता कि लाइव में थे कि नहीं थे? हाँ, बताते भी नहीं हो सर, मैं आ गया। हाँ, छुपे रहते हो पीछे। क्या या तो शेर हो, बहुत लंबी छलांग मारने वाले हो, या तो फिर कहते नहीं कि सर डर लगता है भीड़ से। डर तो नहीं लगता भीड़ से। या ऐसे वाले हो कि एक सर ऐसी उछाल मारेंगे पूरा हम समुंदर एक ही बार में तय कर लेंगे। ऐसा है कुछ क्या? वही थे आशीष, तो वही थे, रोनी, प्रशांत, आकृति, है ना। चलो शुरू करें क्लास, शुरू करें टॉपिक। कोई नहीं, आ जाओ क्लास करते हैं अपना, ठीक है। वहां भी चले जाना, देख लेना सारी चीजें। और बैचेस आप सभी के लिए अच्छे से प्लान हो रहे हैं। आप सभी अच्छे से क्लासेस करो, आप सभी सिलेक्शन लो। हमारा जो उद्देश्य है वही बस पूरा हो। उद्देश्य हमारा ये है कि आप सिलेक्शन लो, बस हमारा उद्देश्य पूरा। हम सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा जो खुश होंगे वो आपके राघव सर होंगे, आपके सिलेक्शन पे, है ना। देख लेना। अच्छा, डरते नहीं सर? हाँ, यही तो आग चाहिए, है ना। डरते नहीं है? हाँ, बिल्कुल। 2 मिनट के लिए आया था। ओके, ठीक है। चलिए शुरू करें क्लास। चलो, तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था हमारा बायो फर्टिलाइजर हमारे कवर हो गए थे। और सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी ये भी हमने पढ़ लिया था। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ये भी हमने पढ़ लिया था, एलसीसी लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, है ना। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चिन्मय हमें लग रहा है फर्स्ट क्लास में आ जाए हैं। कौन है ऐसा धुरंधर जो पहली बार क्लास में आया है? करंट मार रहा है तो, है? ऐसा क्या देख रहे हो? तुम्हारे टीचर को मार रहा है करंट। ये चिपक ना जाऊं कहीं, है? यहीं चिपक जाओ तुम लोग सामने लाइव। अब तो डर लग रहा है। आकृति, गुड इवनिंग। चिन्मय, चलो कल हमने यानी कि बायो फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस किया था हमने। और साथ ही साथ हमारा सॉइल फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी वाला ये भी सेशन हो गया था। और लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन ये भी हो गया था। चलो मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट आप लोग आंसर देना, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायो फर्टिलाइजर में हम अब बात करेंगे राइजोबियम की। किसकी? राइजोबियम। ये राइजोबियम की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? एक बताना, फर्स्ट आंसर, है ना। हंस रहे हो, टीचर जान से जा रहा है, तुम हंस रहे हो। चलो, राइजोबियम की डिस्कवरी किसने की थी और नाम किसने दिया था? नाम और डिस्कवरी बताओ। दूसरा, सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज द एक्चुअल, एक मेन अगर डिफरेंस आपसे पूछूं, एक अगर मेन डिफरेंस मैं आपसे पूछूं तो वो डिफरेंस क्या है ये बता दो आप ये देखो, हर ये इस प्रश्न का आंसर जो होगा वेरी करेगा। हर एक छात्र के लिए सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल और प्रोडक्टिविटी अलग अलग है। अगर एक से आंसर आया तो समझ जाऊंगा मैं कॉपी पेस्ट कर रहे हो। अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने दिमाग का यूज करके यहाँ पे आंसर देना आप लोग, ठीक है। चलिए अग्रिमा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फिर आता है हमारा लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में हमें आपसे चाहिए विच आर द बेस्ट, कौन से बेस्ट है। हमने एक नहीं, फिर आपसे पूछूंगा कितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया ये बता दो। कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको ये बता दो। और साथ साथ हमारे पास जो क्रॉप कल्टीवेशन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसमें बेस्ट कौन सा है? क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बेस्ट कौन सा है? ठीक है, बताओ। कुछ प्रश्न आपको दिए गए हैं, फटाफट उनका आंसर आप लोग करो, तो फिर अपनी क्लास को हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है। चलो बताओ। वेजरिंग, प्रशांत का आंसर आ चुका है कि वेजरिंग, राइजोबियम की बात कर रहे हैं तो वेजरिंग ने इसकी खोज की थी और इसको रेडिसिकोला कहा था कहीं ना कहीं, है ना, याद रखना। विलियम वेजरिंग बोल रहे हो, विलियम वेजरिंग है।
बताओ फटाफट। विलियम बेजरिंग, बहुत सही, आशीष ने आंसर दे दिया यहां पे। बहुत शानदार शानदार, बहुत अच्छे, है ना। यूपी में एक शब्द यूज करते हैं, फर्स्ट क्लास फॉर कल्टीवेशन, बहुत सही है, ठीक है। यानी कि अगर मोटा मोटा हम बात करें तो एक जो फर्स्ट हमारा है, फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द बेस्ट, देर इज नो लिमिटेशन, देर इज नो एनी सीवियर सेवियर लॉस ऑफ इरोजन, कुछ भी यहां पे समस्या हमें देखने को नहीं मिलती है। तो सॉरी, और हमारा जो फर्स्ट से लेके थर्ड वाला है यहां तक, ये हमारा बेस्ट होता है, ये हमारे पास बेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। यहां पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है, यहां पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो। सबसे पहला प्रश्न, राइजोबियम, यानी कि जो बेजरिंग नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, और नाम जो दिया था ये फ्रैंक ने दिया था, ठीक है। नाम किसने दिया था? ये फ्रैंक थे, ज्यादा ही फ्रैंक थे तो नाम दे दिए, है ना। चलो ऐसे याद कर लेना। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दी प्रोडक्टिविटी एंड फर्टिलिटी, यानी कि फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या देखने को आपको मिल रहा है। तो एक तो डिफरेंस आपने बताया, आप ही में से कोई छात्र था, आप ही में से कोई ऑफिसर था, इसने बोला था, आशीष बोले हैं कि प्रोडक्टिविटी वी आर मेजरिंग इन द किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बहुत सही कहे हो, यानी कि किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की अगर बात करेंगे, हम एक यूनिट की अगर बात कर देंगे तो वो प्रोडक्टिविटी हो जाएगा सर। और फर्टिलिटी की अगर मैं बात करूं तब क्या कहोगे, बताओ, फर्टिलिटी की क्या बात, फर्टिलिटी क्या हो गया? हम तो क्लास ले रहे हैं तो हमें सुस्ती नहीं है, हम तो एकदम एनर्जी है, तो मैं लिखने में एनर्जी तुम्हारी डाउन हो जा रही है। यूपी में अगर किसी की शाबाशी देते हैं, किसी को बड़ाई करते हैं तो लिखते हैं जियो बहादुर खद्दरधारी, समझे? तो आपको भी कहूंगा मैं, जियो बहादुर खद्दरधारी, अगर आंसर करोगे, नहीं करोगे तो फिर क्या ही कहेंगे आपके लिए। चलो, तो अगर बात कर रहे हैं हम प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी वी आर मेजरिंग इन द किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि एक किसी यूनिट एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तब इसको कहोगे आप प्रोडक्टिविटी। और फर्टिलिटी बेसिकली क्या है? इनहेरेंट, क्या है? दिस इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। क्या? न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट अगर उसको मिलने हैं तो कहां से मिलेंगे? सॉइल से ही मिलेंगे ना, सॉइल से ही मिलेगा। आपको खाना कहां मिलेगा? अगर घर वाले आपसे नाराज हो जाएं, मम्मी पापा आपसे नाराज हो जाएं, खाना कहां मिलेगा? पड़ोसी तो देगा नहीं, फिर पड़ोसी भगा देगा, अभी हो सकता है दे दे, लेकिन तब भगा देगा, तब आपको घर से ही खाना मिलेगा, चाहे मारे चाहे कूटे, लेकिन घर में रख ले हमें शाम को, है ना, प्लीज अंदर घुसा लो, घर में कर लो, खाना दे दो, ऐसा वाला सीन हो जाएगा आपका। चलो, तो यानी कि जब हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी क्या है? इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ के लिए अगर न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और यही हमारी इनहेरेंट कैपेसिटी है सॉइल की, ठीक है। तो यानी समझ गए फर्टिलिटी क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी को हम किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में मेजर करेंगे, ठीक है। इसकी पार्टिकुलर हमें यूनिट देखने को मिलेगी, लेकिन इस केस में फर्टिलिटी की बात नहीं करेंगे, फर्टिलिटी की हम क्या बात नहीं करेंगे यहाँ पे, उसमें हम यूनिट पे नहीं जाएंगे। हंस रहे हो, हंसे रहो तुम लोग। चलो, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप कह रहे थे, आप में से कुछ लोग कह रहे थे सर खत्म कब होगा ये, इतना जल्दी है खत्म करने का, है ना, क्यों खत्म करना है, पढ़ो ना सॉइल, मृदा के बारे में जानो। हम स्लोगन देते हैं सेव सॉइल, और आप कह रहे हो खत्म कब होगा सॉइल, ये कैसी बात कर रहे हो, है? बताओ। अब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, कहते मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने बोलो खत्म कब होगा, तो मैं तो आपसे नाराज हो जाऊं, खत्म कैसे कर रहे हो, सब्जेक्ट खत्म बोल रहे हो। ये कहो सर हमारे एग्जाम तक का जो लेवल है दिया गया है सिलेबस, उस कब तक कवर हो जाएगा, ऐसे को तो सही है। अब बता ले, कथा सुनने गए, है ना, कथा सुनने गए और पंडित जी से पूछ रहे हो महाराज कथा खत्म कब होगी, तो सोचो कितना बुरा लगा होगा पंडित जी को, है? बस बच्चे हो तभी छोड़ दिया आपको, है ना, कहते नहीं कि आपको बस प्यार करते इसलिए छोड़ दिया। अगर थोड़ा सा भी रिश्ता ना होता टीचर का, चेला का, है ना, बच्चा का, जो भी है, तो कूट देते, कूट, है ना। कौन पूछा था कल खत्म कब होगा? खत्म ही नहीं होगा, अब ये पूरे साल चलेगा सॉइल साइंस, है ना, डीआरएफ करवा देंगे तुम्हारा इसी सब्जेक्ट में। आ जाओ, तो बस एक दो टॉपिक और बचे, फिर हम लोग विराम लेंगे। इस सब्जेक्ट से पढ़ने को तो बहुत कुछ है, क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा समझ लेते हैं आज। तो सबसे पहले हम वाटर शेड मैनेजमेंट की बात करेंगे। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है? वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली आपके गांव में एक तालाब होगा
और उस तालाब में बहुत, कह सकते हैं काफी सारी जगह से पानी आके इकट्ठा हो रहा होगा। तो जो पानी आके इकट्ठा यहां पे हो रहा है, सिंपल बता रहा हूं, अभी समझना, ध्यान देना, है ना, कुछ भी कठिन नहीं है मेरी भाषा में, अगर आप समझोगे तो काफी जगह से पानी आ रहा होगा, आपके खेत का पानी आ रहा होगा, आप जहां खेलते हो प्लेग्राउंड का वहां का पानी आ रहा होगा, ठीक है। क्या बीच में खुश खुश हो जाता है, तो वहां से पानी आ रहा होगा, आप जहां खेलते हो वहां से पानी आ रहा होगा, आपके फार्म होंगे वहां से पानी आ रहा होगा, एनिमल को आप जहां बांधते हो वहां से पानी आ रहा होगा। यानी कि आपके गांव में जो पानी इकट्ठा हो रहा है पौंड में आके, वहां ये कहां कहां से पानी आके इकट्ठा हो जा रहा है, और इसी का प्रबंध जो आप कर रहे हो, पानी को यहाँ इकट्ठा करके फिर आप क्या है, उसको खेत में यूज कर रहे हो, उसको अपनी वेजिटेबल उगाने के लिए यूज कर रहे हो, उसको किचन गार्डनिंग में यूज कर रहे हो, उसको नर्सरी में यूज कर रहे हो, बहुत सारे इस वाटर का आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो। यही है वाटर शेड मैनेजमेंट, सिंपल समझो, अभी डिटेल में तो और पढ़ेंगे हम लोग, पहला हो गया। दूसरा हमारे पास आता है वाटर शेड मैनेजमेंट वाला हो गया। अब आता है रेनफेड एग्रीकल्चर। व्हाट इज द रेनफेड एग्रीकल्चर? यानी कि वर्षा आधारित खेती। सर क्यों बोल रहे हो वर्षा आधारित खेती? हाँ, पानी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं कि कनक कनक से सुंदरी, कनक कनक ते सुंदरी, मादकता अधिकाय, एक खाए बोराई जे, एक पाए बोराई। और एक और भी है कि जैसे मान चलो, ये तो मैंने दूसरा आपको बता दिया है ना, बताना मैं चाह रहा था कि जब मान चलो ये आपके पास सीप है, पानी का ऐसे महत्व नहीं है, ऐसे पानी का महत्व नहीं है, लेकिन वो जब सीप के मुंह के अंदर चला जाता है तो वो हीरा बन जाता है ना, या आप कह सकते हैं क्या क्या बनता है, हीरा ही बन जाता है, हीरा समझ लेते हैं। यानी कि अभी पानी बहुत है, लेकिन जब प्लांट के लिए, प्लांट अगर मान चलो उगा रहे हो और प्लांट उगा रहे हो, उस समय पानी नहीं है, इस समय क्या है, बाढ़ आई पड़ी है, हर जगह बाढ़ आई हुई है, लेकिन क्या है, पानी आपको खेत में चाहिए, पानी खेत में है ही नहीं, आप नर्सरी उगा रहे हो वहां पानी है नहीं, तो समस्या है। जब पानी की समस्या की बात होती है, जैसे राजस्थान में बात करें, राजस्थान में बारिश हो ही नहीं रही, पानी की समस्या है, या बहुत सारे यूपी के रीजन ऐसे हैं, हर एक अपने पूरे देश में ऐसे बहुत सारे रीजन है जहां पे बारिश अच्छे से नहीं होती है, जो वहां पे समस्या है, बेसिकली हम कह सकते हैं पानी की समस्या है, पानी की समस्या। और पानी कहां कितना बरस रहा है, कहीं ज्यादा बरस रहा है, कहीं कहीं ज्यादा पानी बरस रहा है, तो कहीं बहुत कम पानी बरस रहा है, तो कहीं एवरेज बारिश हो रही है। तो यानी कि मॉइस्चर कितना है अवेलेबल प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो उसी के आधार पर हम रेनफेड एग्रीकल्चर कहते हैं। इसको तीन प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं, एक आपका ड्राई लैंड है, एक आपका रेनफेड है, एक आपका हो गया ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ड्राई लैंड और ड्राई फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग, ठीक है। तो तीन प्रकार से उसको डिवाइड कर लेंगे। फिर आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते नहीं कि आपका दोस्त होगा तो पहले मीम बना करते थे कि बीएससी एग्रीकल्चर करके क्या करोगे, तो कहते थे बीएससी एग्रीकल्चर करके एक खाद की दुकान खोलेंगे, है ना, खाद की दुकान खोलेंगे, एक कुर्सी होगी वहां बैठेंगे, किसान आएंगे हमसे, है ना, वो ले जाएंगे। पहले ये कहा करते थे। अब क्या होता था, बीएससी एग्रीकल्चर करके क्या करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, एक टी शर्ट बनाएंगे, 1 लाख रुपए की टी शर्ट बेचेंगे, है ना, ये सपने देखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सपनों को सजो के रखने का काम है ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे हमारे पास मुद्दे हैं वो कर सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो और यहां से अगर आप कॉटन उगाते हो और उस कॉटन से आप अगर शर्ट या जो भी कपड़ा कोई आप इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी, है ना, कुछ भी बनाते हो, आप बेसिकली प्रोडक्ट बनाते हो, उसको बेचोगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, हमें पता ही नहीं सर, हम कैसे करें, हमने तो अपने जो हम घर के पीछे खेती कर रहे हैं उसको कह रहे हैं ऑर्गेनिक है सर, ऑर्गेनिक है कुछ भी नहीं, बस गोबर खाद पड़ रही, क्या ऑर्गेनिक कह सकते हैं उसको, है कि नहीं है, नहीं है, है ना। तो बताऊंगा क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से मोस्टली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और देख लेना कोई भी एग्जाम उठा के आज की क्लास से अगर क्वेश्चन ना हो तो बता देना आप, ठीक है, चाहे वो वाटर शेड से होगा, चाहे वो रेनफेड से होगा, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से होगा, ठीक है। आकृति ने सही बोला है, आकृति बताया कि अगर हम कह रहे हैं मोस्टली सर ये पहले भी होता था, बहुत सही बात कह रहे हो, पहले होता था। अभी हम जो खेती कर रहे हैं ये मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, अभी जो हम खेती कर रहे हैं, जो मॉडर्न डे जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, ये किस टाइप की है बताओ, मॉडर्न डे जो हम फार्मिंग कर रहे हैं ये किस टाइप की है, बता सकता है कोई ऐसा ऑफिसर, कोई ऐसा योद्धा जो बता दे करेक्ट, अभी जो हम फार्मिंग कर रहे हैं किस टाइप की, कैसा नेचर है इसका, बताओ, वो बता सकते हो। तो अभी जो हम खेती कर रहे हैं, जो भी अभी हम फार्मिंग कर रहे हैं, ये कैसी है, कन्वेंशनल नेचर की है। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, तो कन्वेंशनल का मतलब यही होता है कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे अधिक संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं, क्या, अधिक
अधिक संसाधन, ठीक है। हम अधिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और अधिक संसाधनों का प्रयोग करके हाई यील्डिंग वैरायटीज, हम हाई HYP हाई यील्डिंग वैरायटी लगा रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स को, यानी कि केमिकल में क्या है, हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं ज्यादा, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं ज्यादा, ठीक है, इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं ज्यादा, तो ये कर रहे हैं। फर्टिलाइजर हम ज्यादा डाल रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर का हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी कि इन सभी को इस्तेमाल करके जो खेती हम कर रहे हैं वो हमारे पास निकल के आती है कन्वेंशनल फार्मिंग। अब इसके नुकसान क्या क्या है? तो नुकसान ये है कि पहले तो आपकी हेल्थ खराब होगी, है ना। पता चला आपने क्या किया, फर्टिलाइजर डाला और फर्टिलाइजर वो लीचिंग हुई, फर्टिलाइजर की लीचिंग होके किसी वाटर बॉडी में पहुंचा, ठीक है, कहां पहुंचा, वाटर बॉडी में पहुंचा। वाटर बॉडी मतलब तालाब, पोखर, पोंड, रिवर, यहाँ वाटर की बॉडी में पहुंचा, ठीक है, वाटर बॉडी में पहुंचा। और वाटर बॉडी में पहुंचा, वहां पे एक झुन्नू लाल थे। कौन? झुन्नू लाल थे ना। झुन्नू लाल ने क्या किया, झुन्नू लाल बकायदा यहाँ पे सिंघाड़े उगा रहे थे, ठीक है, सिंघाड़ा लगा रहे थे। इन्होंने सिंघाड़े लगाए और सिंघाड़े हमने मस्त लेके आए, चलो मम्मी उबाल दो इनको, है ना। मम्मी ने मस्त उबाला, हमने खाया, हमारे अंदर क्या पहुंच गया, सल्फेट, नाइट्रेट, हैवी मेटल, सब कुछ पहुंच गए और हम हो गए बीमार। तो यानी कि नुकसान बहुत है भाई। अब जब फर्टिलाइजर किसान डालेगा तो खाने में क्या तुमको फर्टिलाइजर की जो न्यूट्रिएंट है वही तो मिलेंगे। इतना तो पढ़ ही चुके हैं फर्टिलाइजर में क्या क्या पाया जाता है ना। प्राइमरी भी मिल सकते हैं, सेकेंडरी मिल सकते हैं, फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चेक कर लेना आप लोग, है ना। तो इशू हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कौन कौन से इश्यूज हैं? हेल्थ इश्यूज हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज हमको देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं वाटरशेड मैनेजमेंट की। वापस आते हैं टॉपिक पे, वाटरशेड मैनेजमेंट। जब भी मैं वाटरशेड मैनेजमेंट की बात करूंगा तो आपको सिंपल यही समझना है कि बहुत बड़ा हमारा पूरा देश है और ये पूरा एक देश हमारा वाटरशेड है। वाटरशेड का मतलब यही है कि पानी बरस रहा है पूरे भारत में और वो इकट्ठा होकर कहां, समुद्र में जा रहा है, यही है वाटरशेड। मोटा मोटा ये समझो। अब ध्यान देना, इधर आ जाओ, यहां पे जाओ। क्या आपको ध्यान देना है? सिंपल हमें यह समझना है कि आपका गांव है, ये भी एक वाटरशेड का अच्छा एग्जाम्पल देखने को आपको मिल रहा है। आपका जो गांव है ये भी अच्छा एक वाटरशेड का एग्जाम्पल है। कैसे है? तो आपके गांव में काफी गांव बड़ा होगा, काफी आपका शहर बड़ा होगा, तो क्या होगा, एक कॉमन इस तरीके से पूरे गांव आपका ये हो गया, मान चलिए एरिया है, ठीक है, एरिया। यहां से बहुत जगह से पानी इकट्ठा होकर आ रहा है, पानी बह के आ रहा है। और पानी कहां से आ रहा है? तो प्रेसिपिटेशन, ठीक है, बारिश हो रही है, उसके थ्रू रेनफॉल से पानी आ रहा है और इकट्ठा होकर क्या है, कॉमन एक पॉइंट पे आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो इसको कह सकते हैं क्या है, दिस इज वाटरशेड। नहीं, मेरी स्टोरी कोई नहीं थी, मैं तुम लोग तरह ये सब नहीं काम करता हूं ना, ठीक है। इसको मैनेजमेंट करना, अब मैनेजमेंट करना ही सिर्फ सिंपल नहीं है, इस पानी को सही से यूटिलाइज करना, ये पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट है यही चलता है वाटरशेड मैनेजमेंट में। तो अब आ जाओ क्वेश्चन कहां से आते हैं उनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वाटरशेड जो है दिस इज द नेचुरल यूनिट। ये क्या है? एक नेचुरल यूनिट। ऐसा नहीं है कि हमें पता लगे वाटरशेड, अरे वाटरशेड के थ्रू क्या है, पानी तक को हम जो गांव में लोग हैं वाटरशेड को मैनेजमेंट कर लेंगे, पानी भी नहीं देंगे किसी को, अपने काम में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, अपने काम में इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते, ये नेचुरल यूनिट है, आप कुछ ऐसा नहीं कर पाओगे। अब अगर यहाँ पे बात करो भाई, स्लोप अलग अलग है तो पानी अलग अलग पॉइंट से आके एक कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, यही आपका पूरा वाटरशेड है, ठीक है, इसी को वाटरशेड कहते हो। ऐसा थोड़ी ना है कि आप लेके खुरपा पहुंच जाओगे कि नहीं इधर पानी जा रहा है, इसको नहीं जाने देंगे, हम अपने घर की तरफ मोड़ के ले आएंगे, अपने घर में हम पानी इकट्ठा करेंगे, नहीं कर सकते ना। वो आपका नेचुरल यूनिट है, दिस इज द नेचुरल यूनिट। यहाँ पे क्या होता है, जो रन ऑफ होता है, रन ऑफ से पानी कलेक्ट होके आता है और एक कॉमन आउटलेट पे, जो सिंगल आपका आउटलेट होता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, सिंगल कॉमन जो आउटलेट होता है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और इसी को आप वाटर बॉडी कहते हो। यही आपका पूरा इसका मैनेजमेंट करना ही वाटरशेड मैनेजमेंट है, ठीक है। पहला सब आगे बढ़ते हैं। वाटरशेड को हमेशा हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ड्रेनेज बेसिन कह सकते हैं, इसको कैचमेंट एरिया कह सकते हैं। एक शब्द और है, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं इसको हम, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। जियो क्यों है? जियो मतलब पृथ्वी, हाइड्रो मतलब वाटर लॉजिकल यूनिट, यानी कि पृथ्वी पे बना पानी का, या कह सकते हैं जल का एक ऐसा संचय बिंदु जहां पे पानी इकट्ठा होता है बहुत सारे पॉइंट से आके, उसको जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। ऑप्शन में पूछ देता है कभी कभी, व्हाट इज द वाटरशेड? जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, लिथोस्फेरिक यूनिट, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से करना, जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। जहां से क्या होता है, ड्रेन्स सेड वाटर इनटू अ स्पेसिफिक वाटर बॉडी, एक स्पेसिफिक वाटर बॉडी में आता है। ये पानी यहां कहां से रहा है? इट इज एन इंडिपेंडेंट ड्रेनेज यूनिट फॉर सरफेस वाटर रन ऑफ, यानी कि जो पानी आ रहा है
अब देखो पानी कहाँ कहाँ से आ रहा होगा, बेसिकली ये स्लोप के अकॉर्डिंग यहाँ पे बह रहा है, तो ये एक हो सकता है इस तरीके से, एक ये ड्रेनेज हो, एक इस तरीके से दूसरा हो, तीसरा हो, इस तरीके से रहते हैं ना। आपके गांव का पानी आपके गांव पौंड में इकट्ठा होता है, अगले गांव का पानी अगले पौंड में इकट्ठा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरसेप्ट करते हैं, तो इसी को हम ड्रेनेज डिवाइड कहते हैं। याद रखना, ये आपका ड्रेनेज डिवाइड कहलाता है, जहां पे यहाँ पर ऐसा कोई पार्टिकुलर है नहीं पॉइंट कि यहीं पे हमारे गांव में आ रहा है, ये आपके गांव में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये आप इमेजिनरी लाइन होती है, जैसे कंटूर लाइन बताई थी। कंटूर लाइन क्या है? इमेजिनरी लाइन। ऐसा है नहीं कि पर्टिकुलर लाइन खींची है, कुछ ही नहीं है, वो ऐसा है सिंपल, वो नेचुरल फॉर्म में ऐसा है कि इधर से पानी इधर जाएगा, उधर से उधर जाएगा, ऐसा होता है। देखते नहीं आप, कभी कभी देखते हो। चलिए, वन वाटर शेड इज अ सेपरेट फ्रॉम अनदर बाय नेचुरल बाउंड्री, बताया उसको, और इसी को हम ड्रेनेज वाटर डिवाइड या ड्रेनेज लाइन, या फिर हम क्या कह देते हैं यहाँ पे रिज लाइन हम लोग यहाँ पे कह देते हैं, वो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए वाटर शेड का। क्या बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया है और यहां से पानी आके एक कॉमन आउटलेट पे निकल रहा है, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? इसी को हम कह रहे हैं वाटर शेड। इसी को क्या कह रहे हो? इसी को कह रहे हो वाटर शेड। क्लियर हो गया? डन, समझ गए? ये देख रहे हो, ये पूरा पहाड़ है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे आपके लोग रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ खेती कर रहे हैं, यहाँ पे किसानी कर रहे हैं, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे पॉन्ड है, पानी आगे इकट्ठा होकर एक कॉमन आउटलेट पे निकल रहा है, यही आपका वाटर शेड मैनेजमेंट है, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, है ना, होता है ना कि हमारा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर शेड बनाने का। तो सबसे पहले तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वाटर शेड यूनिट को, कि हम डेवलपमेंट इसका जब कर रहे हैं या बनाना भी चाह रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा आप करना भी चाह रहे हो काम, तो इफिशिएंटली हम यूज करेंगे लैंड को, इफिशिएंटली लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन उसको यूज करेंगे सही से। हम वाटर शेड जब बना रहे हैं, एक वाटर शेड यूनिट बना रहे हैं, तो हम इफिशिएंटली जो भी यहाँ पे प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, जो भी हम वहां पे चीजें कर रहे हैं, उनका अच्छे से यूज करेंगे। मान चलो अगर फ्लड कंट्रोल करना है, थ्रू हमें मल्टीपर्पज रिजर्वायर बनाने हैं, वाटर स्टोरेज हमको करना है, तो हम स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, हेड वाटर्स बना लेंगे, स्ट्रीम प्रॉब्लम, इनको हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिक्वेट वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज, मान चलो हम जो पानी हम यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, यानी कि एक कॉमन आउटलेट जो हमारा पानी का है, इसको हम एज ए डोमेस्टिक पर्पज यूज कर सकते हैं, एज ए एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं, एज ए इंडस्ट्री पर्पज के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी डिमांड हमारी है, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, यानी खेती कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, तो उसमें पानी को यूज कर सकते हो। आप इंडस्ट्रियल, यानी कि आपको इंडस्ट्री लगा के रखे हो, कॉटन आपका हो सकता है, आप लेदर फैक्ट्री लगाए हो तो पानी चाहिए, ठीक है, क्लोथ का फैक्ट्री लगाए हो तो पानी चाहिए, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। और सिंपल आपका है कि ऑर्गेनिक, या हम बात करें इनऑर्गेनिक जो सॉइल पॉल्यूशन है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरीके से बहुत सारी, जैसे सिंपल समझो, अब ओशियन में पानी कहां से आ रहा है, ओशियन में पानी कैसे आ रहा है, तो बहुत सारी नदियां इस तरीके से बह के आपस में मिल के, है ना, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी नदी बनाती हैं, है ना, आपस में एक नदी बना के, गंगा जो है बेसिकली जाके ओशियन में मिलती है। तो अब गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, इसी प्रकार से जमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आपको इस तरीके से देखने को मिलती हैं। तो पहले क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रीम्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है, स्ट्रीम कनेक्ट करके क्या करती हैं, ट्रिब्यूटरी बनाती हैं, ट्रिब्यूटरी बना के ट्रिब्यूटरी आपस में कनेक्ट होकर रिवर बनाती हैं, और इस तरीके से एक वाटर शेड का हम कह सकते हैं, इस तरीके से एक वाटर शेड का यहाँ पे डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरीके से हमको वाटर शेड का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो यही सिंपल हमारा वाटर शेड है, वही यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है, यहीं पे पूरा दिया गया है। ये बारिश हो रही है, ठीक है, ये इधर हमारे फॉरेस्ट हैं, इधर ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी आपस में मिल रही हैं, ये वाटरशेड आपका वाटरशेड डिवाइड है, ग्राउंड वाटर एक्यूफर्स हैं, ये आपका इकट्ठा हो रहा है पानी आके, तो इसको आप वाटरशेड यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलो, फिर आता है क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखे होंगे आप लोगों ने भी, क्या ही आपको प्रूफ करना है ना। कुछ लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन नहीं आते इस टॉपिक से, इसको मत पढ़ाओ। मैं कहता हूँ क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लो, नहीं तो समझ नहीं पाओगे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले इसको याद करने का सिंपल तरीका है, आप इसको उल्टा याद रखो। उल्टा कैसे? आपको ये याद रखना है, सिर्फ एक मिनी, अपने दोस्त का नाम रख दो मिनी, और मिनी को बोल दो 10 रुपए मैंने दिए थे, और ये इतना अच्छा दोस्त हमारा, इसने हमें 100 रुपए दे दिया। कितने? हमने इसको 10 रुपए दिए थे, इसने हमको 100 रुपए उधार दे दिए। ऐसा होता नहीं है। अब होती तो बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन हमें तो याद करना है। यानी कि कोई आपका दोस्त है जो कोई मिनी है, यानी कि छोटा है, छोटा, तो आप याद रखो कि ये मिनी जो हमारा दोस्त है, इसको हमने 10 रुपए दिए थे, इसने वापस हमको 100 रुपए किए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 100 रुपए देंगे, ये हमको 1000 रुपए देगा। हम इसको 1000 देंगे, ये हमें 10,000 देगा। हम इसको 10,000 देंगे, ये हमको 50,000 देगा। और 50,000 के बाद में ये अगर हमने दे दिए, क्योंकि हमारा ट्रस्ट गेन कर रहा है, हमारा सिर्फ ट्रस्ट गेन कर रहा है कि जैसे ही 50,000 दें और हम आईफोन खरीद लें, वो नहीं किडनी बेच के आईफोन वाला सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो आप आई थिंक याद हो गया, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। कैसे? कि हमारा एक दोस्त है जिसका नाम मिनी है, मान चलते हैं इस समय कौन है,
किसका नाम रख दें? कुणाल। आप बनोगे मिनी? आप बनना चाहोगे? आईफोन लवर कौन है यहाँ पे बताओ? फिर समझा देते हैं, याद हो गया, आप भूलोगे नहीं कभी, अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे, समझ रहे हो? एक कॉन्सेप्ट और जोड़ लेंगे तो हमें और भी याद हो जाएगा ये, ठीक है, समझ गए? चलो मान लेते हैं कुणाल, कुणाल हैं, इनको आईफोन लेना है। अब ये हमारे बहुत दोस्त अच्छे हैं, हम इनको कभी कुणाल नाम से नहीं बुलाते, हम हमेशा इनको मिनी कहते हैं, मिनी। तो मिनी को हमने 10 रुपए दिए, मिनी ने हमको 100 रुपए वापस दिया के, हमने इनको 100 रुपए दिए, इन्होंने हमको 1000 रुपए वापस दिया के, हमने इनको 1000 दिए, इन्होंने 10,000 रुपए वापस दिए, हमने इनको 10,000 रुपए दिए, इन्होंने हमको 50,000 रुपए दिए। और जैसे ही हमने इनको 50,000 रुपए ज्यादा दिए, ये फरार, है ना, कहते नहीं, वो एक आप लोग रील देखते होगे इंस्टा पे, वहां पे कहते नहीं कि जब ट्रेवलिंग करते हैं तो बिल्लू जेल से फरार, तो वैसा सिस्टम है। जैसे ही हमने इनको दिए 50,000 ज्यादा, तो ये फुर्र हो गए। तो समझ गए? अब याद कैसे करना है? यानी कि सबसे पहले आपका मिनी होगा, सबसे पहले हमारे पास मिनी होगा, फिर हमारे पास आएगा माइक्रो, ठीक है, मिनी, माइक्रो, मिली, ठीक है, मिनी, माइक्रो, मिली, सिंपल है। यानी कि मिनी हमारा दोस्त है, हमने इसको पैसे दिए, कितने दिए, कितने दे रहे हो? 10 रुपए दिए, इसने 100 वापस कर दिए। तो फिर हमने इसको मिली दे दिया, यानी कि थोड़ा और ज्यादा दिया, तो इसने सब टोटल करके हमें और ज्यादा दे दिया, यानी कि सब माइक्रो हो गया हमारे पास। और सब माइक्रो के बाद में हमने क्या किया, इसको माइक्रो वाटर सेट, या फिर इसको आप वाटर सेट भी ले सकते हो, ठीक है, माइक्रो वाटर सेट, या आप इसको वाटर सेट भी ले सकते हो, दोनों। तो आपको ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यू जो आपको याद नहीं होती है तो याद हो गई, कभी कभी यहाँ पे आपको मोर देन 2 लाख भी देख लेते हो, ठीक है, तो सिंपल याद हो गया। किसी को दिक्कत है? याद हो गया? चलिए समझ गए, याद कर लेना इसको, मिनी, माइक्रो, मिली, यानी कि स्टार्ट कहां से होगा? मिनी से। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तब नहीं समझ आता है, अभी हमारा कंफ्यूजन जो है बरकरार रहता है वहां पे, इसीलिए हम बोल रहे ना कॉन्सेप्ट के थ्रू याद कर लो इसको। तरीका बहुत सारा है याद करने का, आपके दिमाग में एक बार बैठ जाएगा वो चीज दोबारा निकलेगी नहीं, है ना, एक बार इसको बिठा लो आपको याद हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो यहाँ पे एक और क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द, ये आपका साइज हो गया कि मतलब सॉरी एरिया कितना है उसके बेसिस पे, अब आता है एक साइज के बेसिस पे, ठीक है, शेप कैसा, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन है शेप के बेसिस पर। शेप कैसा इसका? शेप के बेसिस पे 2 प्रकार से शेप बनते हैं, एक आपका बनता है फर्न शेप, फर्न शेप, और दूसरा हमारे पास बनता है फैन शेप, ठीक है, फर्न और फैन शेप, आई थिंक फोटो होगा यहाँ पे, हाँ दिया है। फैन, फैन कैसा होता है? फैन थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, तो यानी कि फैन शेप होगा ये आपका, एक आपका होगा फैन शेप, और दूसरा हमारे पास होगा फर्न शेप, ठीक है, फर्न नहीं वो कटीले जो कांटे जिसमें होते हैं वही फर्न है। ये आपका जो फैन है ये थोड़ा आपका पंखा नहीं, पंखा फैन वाला, तो ये थोड़ा बड़ा रहता है, ये आपका छोटा रहता है। ये डिपेंड करता है कि कितना कितना तेज बारिश हो रही है, कितनी इंटेंसिटी रन ऑफ की है, और फिर साथ साथ सॉइल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इनको दोनों को बनाने में, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, क्ले सॉइल है, स्लोप तेज है, तो क्या होगा, एकदम पानी जल्दी से आके इकट्ठा हो जाएगा एक, और बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, बहुत सॉइल का भी कंडीशन कह सकते हैं, कहीं सैंडी है कहीं कुछ भी है, तो बैरी करेगा। तो फैन शेप, फन शेप 2 प्रकार से पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, तो यहां से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक आता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ वाटर सेट। तो बेसिकली ये सिंपल है, इसमें वही हमने जो क्लासिफिकेशन किया, ये तो पूछता नहीं है लेकिन दे दिया मैंने यहाँ पे आपको, इसलिए इसमें आपका एक पूछा जाता है कभी कभी माइक्रो वाटर सेट। क्या? माइक्रो वाटर सेट। तो माइक्रो वाटर सेट बेसिकली ये कुछ हेक्टेयर का बन सकता है, कुछ हेक्टेयर का हम यहाँ पे एरिया ले लेंगे, फ्यू हेक्टेयर्स का ये हमारा वाटर सेट होता है, इसको हम माइक्रो वाटर सेट कह देते हैं, ठीक है। और इनको बेसिकली हम क्रॉप फील्ड, विद इन द क्रॉप फील्ड हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास निकल के आता है स्मॉल वाटर सेट, ठीक है। स्मॉल में हम क्या कर सकते हैं, यानी कि पहले कुछ था अब बहुत कुछ है, तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, यानी कि फ्यू 1000 हेक्टेयर तक हम बना सकते हैं, ठीक है, 1000 हेक्टेयर का। और ये ड्रेनेज जो एरिया होते हैं उनके लिए हम लोग बनाते हैं, ड्रेनेज एरिया इसके लिए बनाते हैं। अब भाई मिनी हमारे पास माइक्रो हो गया, स्मॉल हो गया, फिर आता है लार्ज। लार्ज है यानी कि अब जितना चाहो उतना बनाओ, वाटर सेट बना दो, लार्ज वाटर सेट बना दो, पूरे हरियाणा के लिए बना दो। हरियाणा में एक प्रोग्राम चला था हरियाली प्रोजेक्ट, जो कि वाटर सेट पे था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैं कुछ कुछ बोल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो, लिख ले। अब हरियाली प्रोजेक्ट कहाँ चला? हरियाणा में, ठीक है। ये आपको लार्ज वाटर सेट से संबंध रखता है। फिर आता है कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट। कंपोनेंट कौन कौन से? तो जितने भी नाम आपको याद हैं आज, नाम कौन कौन से? क्रॉप मैनेजमेंट, प्लांट मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, है ना, प्लांटेशन मैनेजमेंट, एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट, है ना, सॉइल कंजर्वेशन मैनेजमेंट, जितने भी मैनेजमेंट हैं
दीज ऑल कम्स अंडर द कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम ये भी इसी में आएगा, प्लांटेशन ये भी आएगा, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस ये भी आएंगी, ठीक है, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट ये भी इसी में आएगा, और रिन्यूएबल एनर्जी ये भी इसी में आएगा, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट ये भी आएगा, सब कुछ आपका क्लियर इसके अंतर्गत आएगा, याद रखना, ठीक है, सिंपल कर दिया इसीलिए। सॉइल और वाटर कंजर्वेशन की बात करोगे ये भी इसमें आएंगे, और कभी कभी इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा के पूछ देते हैं कि इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। इनको क्या लगता है कि हम बिल्कुल पढ़ते नहीं है, एग्जामिनर को ऐसे ही लगता है कि हम पढ़ते नहीं है, इन्हें क्या पता है, हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बना के पढ़ते हैं कि आप कुछ भी पूछ लो हमारे पास उसका तोड़ है। और तोड़ क्या है, जब आपसे पूछे वाटरशेड के कंपोनेंट बताओ या इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रोसेस बताओ, कंपोनेंट बताओ, तुरंत बता देना कौन सा है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया आपका, प्लांटेशन हो गया, एग्रोनॉमिक मेजर्स हो गया, ठीक है, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस हो गई, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट्स हो गए, सभी आपके कंपोनेंट इसमें है, ठीक है। तो चाहे इंटीग्रेटेड का है चाहे आपको वाटरशेड का है, बता दोगे आप लोग, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर यहाँ पे देख रहे हो ये आपका वाटरशेड है, फिर से यहाँ पे आपको दे दिया है ताकि कंफ्यूज ना करो, फिर से एक बार, है ना, चीजें ज्यादा रिपीट होती है तो हमें ज्यादा याद होती हैं। तो बेसिकली ये क्या है, इस तरीके से एरिया है और एरिया में पानी आके कॉमन आउटलेट पे यहाँ पे मिल जा रहा है, तो यही आपका वाटरशेड है। डन, चलो खत्म। माई विलेज इज ए पार्ट ऑफ हरियाली प्रोजेक्ट, बहुत सही, देख रहे हो, पता है मुझे, ऐसे ही क्वेश्चन बता दूंगा, हरियाली फंस जाएंगे क्वेश्चन, चिंता न करना, सेम। अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया, जो वाटरशेड वाला प्रोजेक्ट था, ठीक है, वाटरशेड वाला जो हमारा टॉपिक था खत्म हो गया। अब आता है हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर। अब जब रेनफेड एग्रीकल्चर की बात कर रहा हूं तो रेनफेड, रेन जो है यानी कि वर्षा आधारित खेती की जब बात करते हैं तो वर्षा बेसिकली, वर्षा से क्या मतलब, हमें क्या मतलब, वर्षा से हमें क्या मतलब, हमें तो मतलब है मॉइस्चर से, है ना, वर्षा नहीं, पानी बरस रहा है, प्रेसिपिटेशन, तुम लोग कुछ भी सोचते हो यार, ये वर्षा मतलब पानी वर्षा, है ना, नहीं प्रेसिपिटेशन बोलेंगे, तुम लोग से बात करना ही बेकार है, हंस रहे हो चुपचाप, ये पानी बरस रहा है, ठीक है, बारिश हो रही है, तो हमें मॉइस्चर से मतलब है, यहाँ पे किससे मतलब है, मॉइस्चर से। अब जब मैं मॉइस्चर की यहाँ पे बात कर रहा हूं, मॉइस्चर तो यानी कि फसलों को उगाने के लिए मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है, और जब मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है यानी कि रेनफेड, जब एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हो, तो अगर आप क्रॉप को कंप्लीटली वर्षा आधारित खेती आप कर रहे हो तो आपका रेनफेड एग्रीकल्चर कराएगा। और इसी के 3 पार्ट होते हैं, कोई हंसेगा नहीं, हाँ कैसे हो गए हो तुम लोग, चलो आ जाओ। तो यानी कि अब अगर डिफिनेशन पूछे कोई तो आप बता देना, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटायरली, अच्छा जब ज्यादा चीजें अच्छे से बताओ तो ज्यादा अच्छे से बताओ लोगों को, कैसे, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन इज नोन एज रेनफेड एग्रीकल्चर। थोड़ा तोड़ के जवान को थोड़ा मोड़ो, है ना, लगे कि प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, या फिर से बोलो कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर, है ना, लगे कि बच्चा पढ़ के आया है, और बच्चा पढ़ के कहां से आया है, बच्चे को सब कुछ रटा पड़ा है, उनको सामने वालों को क्या पता है कि बच्चा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बना करके आ रहा है, ठीक है। तो फिर आता है हमारा रेनफेड एग्रीकल्चर के ही टाइप कौन कौन से हैं, तब रेनफेड एग्रीकल्चर के टाइप समझाने लग जाओ। अब क्वेश्चन कोई एक पूछे, भले एग्जैक्ट आंसर उसका ना बता पाओ, लेकिन उसको पूरी क्लास समझा देना, जैसे रेनफेड बोले तो कहना रुको 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 2 मिनट, मात्र 2 मिनट दो। हो सकता है कि मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो जो, तो आप बता ही दोगे क्योंकि पढ़ के रखे हो पूरा, अगर नहीं बता पाओ, लेकिन कहना अब एक क्वेश्चन पूछा तो 10-20 क्वेश्चन और लेके जाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाए, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कष्टम दुःखावेत्, ना, जग कल्याण की बात करो। यहां पे आता सिंपल कि रेनफेड की बात कर रहे हो, इसमें क्या है आपका ड्राईलैंड भी आएगा, ठीक है, ड्राई, इसके अलावा रेनफेड भी आएगा। तो अब इसमें हम बात करते हैं हमें क्यों पढ़ना रेनफेड, हम क्यों जाने रेनफेड के बारे में, जानना इसलिए जरूरी है कि आज अगर खाना भी आप खा रहे हो तो अगर रेनफेड जो एग्रीकल्चर है आप अगर नहीं करोगे तो खाना मिलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा है सर, क्या खाना वाना बंद हो रहा है क्या, चलो पढ़ाओ, जरूरी है, खाना की बात कर दी आप, है ना, इतना सीरियस मुद्दा है, और अब फिर रेनफेड कैसे छोड़ सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, आ जाओ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रेनफेड की अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया में, रेनफेड के इंपॉर्टेंट हमारे पास इंपॉर्टेंस कह सकते हैं, या इंपॉर्टेंट हमारे पास इस तरीके से देखने को मिलता है कि यहाँ पे भी फसल आपको बताता हूं क्या क्या, कि टोटल जो 70% रूरल पीपल है, दीज आर डिपेंड ऑन द ड्राई फार्मिंग एरिया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्षा होती नहीं है। अब वर्षा होती नहीं थी कितनी, तो लगभग यहाँ पे जो बारिश होती है 750 mm होती है, 750 mm होती है, और 750 mm बारिश हो रही है, और हम क्या करते हैं, हम नहाने में ही 750 mm पानी खर्च कर देते हैं डेली, बहुत पानी खर्चीले आदमी है हम लोग, तो खर्चा भी पानी का थोड़ा कम करो, है ना, कोई शाबाशी नहीं देगा, पानी बहुत ज्यादा खर्च करोगे आप लोग, कम नहाओ, है ना, समरसेबल खोल के ऊपर ही नहीं रख लेना है,
वो सबमर्सिबल आपके लिए नहीं, वो खेत की सिंचाई के लिए बना है, खुद की सिंचाई कर रहे हो खुद को। दो कहते नहीं, एक हमारे बहुत अच्छे साधु संत महात्मा हुए हैं, वो कहते हैं कि गगरीम क्या होता है, क्या है वो सेंटेंस नहीं याद आ रहा है मेरे को, कि गंगा करके क्वेश्चन का बड़ा बढ़िया है, अभी एग्जैक्ट नहीं याद आ रही। उनका मतलब, कहने का मतलब यही था कि अगर हमें गंगा नहाने जाना है तो थोड़ा गंगा का पानी लेके आओ, उसको पानी मिला के नहा लो, क्यों जाना है वहां पे, है ना। तो मतलब वो तो एक दूसरा सेंटेंस आप बताऊंगा किसी क्लास में आपको। यहाँ पे हम पानी की बात करें, मॉइस्चर की, 70% जो रूरल पीपल हैं, दीज आर द ड्राई एरियाज देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर बात करें 49% नेट कल्टीवेटेड एरिया, दिस कम्स अंडर द रेनफेड में। 40% जो पीपल 60% लाइव स्टॉक जो है, ठीक है, जो आपका 60% लाइव स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दिस कम्स अंडर द रेनफेड एग्रीकल्चर। और रेनफेड में 42% आपकी जो फूड ग्रेन है ये उगाए जाते हैं, 70% ऑयल सीड उगाया जाता है, 90% पल्सेस उगाई जाती हैं, 70% कॉटन है, और इसके अलावा मोर देन 90% सोरगम है, सोरगम ग्राउंडनट पल्सेस हैं, ठीक है। 82 से 85% मेज और आपका चिकपी है, 78% कॉटन है, 65.8% रेपसीड मस्टर्ड उगाया जाता है, 61.7% राइस उगाया जाता है, 44% वार्ले उगाया जाता है, 35% व्हीट उगाया जाता है। तो देख रहे हो इंपॉर्टेंस, अब बताओ है कि नहीं इंपॉर्टेंस, ठीक है। अब बताओ पानी से, अब बताओ रेनफेड है इंपॉर्टेंट नहीं, ये बताओ रेनफेड कल्टीवेशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिल रहा है। बेसिकली है क्या कि कुछ कुछ तो हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे क्या है, पानी की बहुत ज्यादा अधिकता है, और अधिकता है तो हम खेती नहीं कर पा रहे क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाएगी, है ना, फसलें उग नहीं पाएंगी। और या तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहां इतना पानी ही नहीं है ना, चुल्लू भर पानी नहीं हमें मिल रहा है, तो दिक्कत है। यानी कि बैलेंस हमारा अगर पानी का हो तो सही है, तो बैलेंस है नहीं। अब हमें क्या करना है, तो भाई जितना है उतने से काम चलाएं, हम तो नेचर में कुछ कर नहीं सकते, ऐसा तो है नहीं हमें कुछ पता है जादू, है ना, कि ओम ऐसा करके कुछ मार दे और ये भी पानी पानी इधर भी पानी, है ना, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं, ठीक है, वो नहीं है, अधगर वाला नहीं है, दूसरा है वो, ठीक है। तो बेसिकली हम अगर देखें तो कुछ एरियाज हमारे पास ऐसे हैं जहां पे क्या है, पानी की कमी है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पानी सफिशिएंट है, लेकिन क्या है, वहां पे न्यूट्रिएंट नहीं है, वहां पे न्यूट्रिएंट कह सकते हैं एक्सक्लूशन देखने को मिल रहा है, न्यूट्रिएंट है ही नहीं। अगर न्यूट्रिएंट भी है तो सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, अल्कलिनिटी की प्रॉब्लम है, ये हमें समस्या देखने को मिल सकती है, या वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया है, ठीक है, तो भी समस्या है, तो क्रॉप उगा नहीं पा रहे। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलता है। डन। तो इसमें हमारे पास देखने को मिलता है 3 प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक हमारा जो सबसे फर्स्ट है, दिस इज द ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में हमें क्या करना है कि ऐसी जगह जहां पे पानी जो वर्षा होती है, ठीक है, फिर वर्षा नहीं, प्रेसिपिटेशन जो होता है, एनुअल रेनफॉल जो होती है, ये होती है आपकी लेस देन 750 mm होती है, और यहाँ पे 750 हो रही है, तो क्या है, ड्राई स्पेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, ड्राई स्पेल्स देखने को मिलेंगे। और ड्राई स्पेल्स देखने को मिलेंगे तो क्या है, जो क्रॉप पीरियड होगा हमारा कम होगा, और कम कितना होगा, तो लेस देन आपका 75 देखने को मिलेगा, ठीक है, डन है। और बेसिकली यहाँ पे जो सॉइल का मॉइस्चर है यही सफिशिएंट नहीं है, सॉइल के मॉइस्चर को ही मीटअप नहीं हो पा रहा है, कम पानी है, तो जो एरिड रीजन है ये आपके किस में आते हैं, तो आपके ड्राई फार्मिंग में आते हैं। मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस है, बेसिकली यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन में समस्या आ रही है मॉइस्चर की वजह से। दूसरा हमारे पास निकल के आता है ड्राई फार्मिंग। आप कह रहे हो ड्राई फार्मिंग, ठीक है, ड्राई फार्मिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ड्राई फार्मिंग में क्या है, ऐसी जगह पानी कितना बरस रहा है, 750 से लेके 1150 mm के बीच बारिश अगर हो रही है तो ये आपका ड्राई लैंड फार्मिंग कहलाएगा। अब यहां पे थोड़ी बारिश अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है, ड्राई स्पेल्स जो आएंगे वो आ सकते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला जो, तो उससे हमें कम देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलेंगे, लगातार देखने को हमको नहीं मिलेंगे। जो ये रीजन होंगे दीज आर द सेमी एरिड रीजन हो सकते हैं। और यहाँ पे जो ग्रोइंग डेज होंगे हमारे पास फसल उगाने के लिए 75 से 120 दिन हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मॉइस्चर कंजर्वेशन जो प्रैक्टिस है नेसेसरी है, इनको हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे ड्रेनेज है, ड्रेनेज मतलब रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, हाँ समस्या हो सकती है देखने को मिले, और हो सकता है नहीं भी देखने को मिले, ठीक है, समस्या हो भी सकती है, समस्या नहीं भी हो सकती है। तो ये हमारे पास हमको देखने को मिलता है। बेसिकली समस्या कहाँ होगी, अगर ब्लैक सॉइल्स हैं तो पानी निकालने की समस्या होगी, यहाँ पे ड्रेनेज करने का हमें प्रावधान करना पड़ेगा, वैसे तो करने की जरूरत हमें ड्रेनेज नहीं है। डन, समझ गए। थर्ड हमारे पास आता है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड, ये रेन फेड यानी कि वर्षा आधारित। जब वर्षा आधारित कर रहे हैं यानी कि पानी भर भर के है, अब यहाँ जाओ आप लोग, कूदो जाके, नहाओ जाके, यानी कि पानी यहाँ पे है मोर देन 1150 mm यहाँ पे बारिश हमको देखने को मिल रही है। जो बारिश है 1150 mm से यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रही है।
और साथ साथ यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर का कोई कमी नहीं है, मॉइस्चर स्ट्रेस है ही नहीं। क्रॉप पीरियड क्या है, 120 से यहाँ पे ज्यादा है, 120 से ज्यादा दिन हमारे पास है, मस्त आप क्रॉप को यहाँ पे उगा सकते हो, ठीक है। और एक्सेसिव वाटर है तो समस्या पानी से रिलेटेड हमको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जो रीजन होगा दिस इज द ह्यूमिड रीजन, पानी भर भर के, कोई समस्या नहीं, और 120 से ज्यादा दिन आप क्रॉप को उगा सकते हो। और इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें जो हमारा लास्ट है, दिस इज द रेनफेड एग्रीकल्चर। रेनफेड एग्रीकल्चर को एक इंस्टीट्यूट है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ये क्या करता है, दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है। अब दो पार्ट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कौन क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो उसको थोड़ा पढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ये क्या करता है, जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे है आपको, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये दो प्रकार से इसको डिवाइड कर देता है। दो प्रकार कौन कौन से, तो एक तो हमारे पास है ड्राई लैंड फार्मिंग, दूसरा हमारे पास है रेन फेड फार्मिंग। यहाँ पे हमको ध्यान से पढ़ना, कुछ हमारे पास मतलब कुछ पॉइंट्स है उनको हमें याद रखना पड़ेगा। ये कहता है कि यहाँ पे रेनफॉल अगर लेस देन 800 mm हो रही है, ये mm में है वैल्यू, ठीक है, तो हम कहेंगे इसको ड्राई लैंड, और अगर ज्यादा हो रही है 800 mm से तो कहेंगे हम रेनफेड, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी शॉर्टेज, अगर ड्राई लैंड है, ड्राई में शॉर्टेज होगा और वहां पे इनफ होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा ग्रोइंग डेज पूछ लेते हैं कभी कभी कि ग्रोइंग डेज कितने हैं, ड्राई लैंड में लेस देन 200 है और रेनफेड में मोर देन 200 है, ठीक है। अच्छा, ग्रोइंग रीजन की बात करोगे तो ये आपका एरिड रीजन में आएगा या सेमी एरिड रीजन में आएगा, और सब ह्यूमिड रीजन में बिलोंग करेगा, लेकिन यहाँ पे पानी भर के है यानी कि ह्यूमिड रीजन और सम ह्यूमिड रीजन देखने को मिलेगा। क्रॉपिंग सिस्टम की अगर बात करें तो क्रॉपिंग सिस्टम में बेसिकली पानी कम है तो एक फसल उगा लो, मोनोकल्चर कर लो, है ना, ज्यादा इंटरक्रॉपिंग में ना जाओ, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इंटरक्रॉपिंग करो, आप डबल क्रॉपिंग करो, आप मिक्स क्रॉपिंग करो, आप पैरा क्रॉपिंग करो, आप पैरा क्रॉपिंग करो, आपको जो मना है वो करो, पानी है पानी, कहते नहीं, ठीक है। फिर आता है कांस्टेंट, इसमें बेसिकली पानी है ही नहीं तो इरोजन जो होगा वो विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू इरोजन होगा नहीं, अगर होगा भी तो ब्लैक सॉइल होंगी वहां पे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी भर भर के है तो इरोजन जितना भी होगा वो आपका वाटर के थ्रू ही देखने को मिलेगा, ठीक है। डन, समझ गए सब कुछ, समझ गए, बोलो यस एक बार, यस लिखो। सो जाते हो क्या तुम लोग? हिस्ट्री पे आ जाओ, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्ट्रॉन्ग पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल, ऐसा कुछ है क्या कि कुछ दूसरा है? स्ट्रॉन्ग पीपल मेक्स प्लेसेस पावरफुल या स्ट्रॉन्ग पीपल कम्स फ्रॉम द पावरफुल प्लेसेस? व्हाट इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जो भी मैंने बोला वो सही है या आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहोगे? चलो हिस्ट्री की पढ़ लेते। तो सबसे पहले रेनफेड की बात करें तो सबसे पहले 1920 में स्कार्सिटी ट्रैक्ट डेवलप्ड हुआ था और रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर बताया भी था उसके आधार पर, ठीक है, एग्रीकल्चर। और 1923 से 35 के बीच में कुछ ड्राई फार्मिंग रिसर्च स्टेशन बनाए जाते हैं, ठीक है, स्टेशन बनाए जाते हैं। और कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं पूछ लेता है कभी कभी। मेरे मेडिक एग्जाम में तो मेरे टीचर जो थे अनिकेत हनुमंत कोल्हापुरे सर, है ना, बहुत पूछते यहाँ से, तो उनकी हिस्ट्री में क्वेश्चन आते रहता था। मंजरी हो गया, बीजापुर हो गया, शोलापुर हो गया, हागरी हो गया, रायचूर हो गया और रोहतक हो गया। यहाँ से आपका फर्स्ट टाइम 1923 में आपका मंजरी में बनाया जाता है, फिर बीजापुर में, फिर सोलापुर में बनाया जाता है, ठीक है। 1942 में बॉम्बे लैंड डेवलपमेंट एक्ट ये पास होता है, और साथ ही साथ 1944 में कांतिकर सर थे, है ना, ये कांतिकर सर हैं, इन्होंने एक मोनोग्राफ लिखा है। मोनोग्राफ क्या होता है, मान चलो आपने ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बारे में खूब पढ़ा, आपने एक पेपर, आपने एक नोट्स लिखा, कह सकते हैं आपने खूब 4-5-20 पन्ने लिख डाले ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज ए मोनोग्राफ ऑन ड्राईलैंड, यानी कि किसी एक ही सब्जेक्ट के बारे में लिखना, तो वो आपका मोनोग्राफ होता है। इन्होंने मोनोग्राफ लिखा, ठीक है, ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग पीपल मेक्स, हाँ ये सही है कुणाल। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कांतिकर मोनोग्राफ लिखते हैं ड्राई फार्मिंग में इंडिया में। और 1953 से 1955 के बीच में सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड बनता है एंड ड्राई फार्मिंग, ठीक है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखिए ड्राई फार्मिंग डिमोन्स्ट्रेशन सेंटर एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं 1970 से 1970 में 23 रिसर्च सेंटर डेवलप किए जाते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। और 1972 में इक्रिसेट की स्टेब्लिशमेंट होती है, बताया था आपको। 1976 और 70 में ड्राईलैंड ऑपरेशन रिसर्च प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट टाइम केबी के हैदराबाद में ये चलाया जाता है। फिर आता है 1983-85 का ईयर, यहाँ पे 47 मॉडल वाटरशेड जो है आईसीआर के द्वारा बनाए जाते हैं, और ड्राईलैंड डेवलपमेंट बोर्ड कर्नाटका में स्टैब्लिश किया जाता है, और इक्रीडा हैदराबाद में इसकी स्थापना यहाँ पे देखने को मिलती है। 1984 में वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस से वाटरशेड प्रोग्राम 4 स्टेट में चलाया जाता है, और 1985 में
नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रेनफेड एरियाज, ये लॉन्च किया जाता है 15 स्टेट में। और 2006 में नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी जो आपका है ये किया जाता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो अब हमारा खत्म हो गया रेनफेड एग्रीकल्चर। स्ट्रॉन्ग पीपल आर इनहेरिटेड फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, सही है भाई, आप जो भी कहो, आप सभी बनने वाले ऑफिसर हो, जल्दी ऑफिसर बन जाओगे, हम कुछ बोल दें, हमारे मुंह से कुछ गलत निकल जाए, और आप तो हमारे किडनैप इंडैप करवा लो, तो क्यों हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे ना, आप जो कहोगे यस सर हुजूर बॉस आप ही सही हो, है ना। चलो, अब समझ आया कि नहीं आया इतना बता दो। सोनू, आशीष, आकृति कहाँ गए सबके सब? बनने वाले ऑफिसर कौन ही आपसे बात करे, है ना। कल परसों पता लगा किडनैप करा लिया। और क्या सोच रहे थे, बात धंधा वंदा खोलेंगे, है ना, स्टार्टअप करेंगे आगे, लोन भी पास नहीं करोगे, और क्या नवाड़ में कहीं बैठे हो। अरे अच्छा, आज राघव सर, चलो एक काम करते हैं, इनके हिस्ट्री बना देते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री, और इन्होंने 10 लाख का लोन लेके रखा है, हमारे तो कहते नहीं कि हमारे तो हम देखें पता चले हमारी हिस्ट्री खराब। क्लियर हो गया? मत करना ऐसा अगर आगे कुछ हो, है ना, बन तो ऑफिसर जाओगे, बस ख्याल रखना हमारा, अपने गुरुजी का भी ख्याल रखना। डन, रखोगी नहीं? ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, जैविक खेती, है ना, जैविक खेती, चले स्टार्ट करें। पहले तो 2 वर्ड यहाँ पे याद रखना है, मैंने उस दिन भी बताया था क्लास में, एक दिन आपको बताया था, क्या बताया था कि 2 वर्ड याद रखने हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक तो है इंक्लूड और दूसरा है एक्सक्लूड। इंक्लूड और एक्सक्लूड, इंक्लूड और एक्सक्लूड यानी कि किस किस को हमको शामिल करना है, किस किस को हमको हटाना है, किस किस को शामिल करना है, किस किस को हटाना है, बस 2 ही चीजें हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, 2 ही चीजें हैं। हमें क्या करना है, जितना भी हमारे फार्म पे है, ठीक है, फार्म पे मान चलो आपने गाय भैंस पाल रखी है, आपके पास क्रॉप का रेसिड्यू है, इन सभी को यूज करना है, इंक्लूड कर लेना है, क्रॉप रोटेशन आप फॉलो कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको डंग का यूज कर लेना है, जितने यानी कि ऑन फार्म प्रैक्टिस जितनी भी हो रही है उनको इंक्लूड करना है, और जितना एक्सक्लूड करना है सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हो गए, इनको एक्सक्लूड कर देना है, इनको नहीं यूज करना नहीं है। हर्बिसाइड हो गई, जीएमओ क्रॉप हो गई, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हो गई, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप हो गई, हर्बिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इनको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, डन। चलो, अब आते हैं डिफिनेशन, अलग अलग इंस्टीट्यूट के थ्रू, अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू कह सकते हैं, इंस्टीट्यूट के थ्रू कह सकते हैं, संस्थाओं के थ्रू अलग अलग डिफिनेशन दी गई, इनको हम पढ़ लेते हैं, क्या है ना, दोनों यही चाह रहे हैं, है ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो, हम चाहते ही नहीं, वो साइंटिस्ट ही नहीं चाहते कि, पहले तो सिंपल तरीका वही है, अब क्या है, मैं कान पकड़ूं इधर से, चाहे मैं कान पकड़ूं इधर से, पकड़ तो कान ही रहा हूं ना, तो और यानी कि फार्मिंग का कॉन्सेप्ट तो आज थोड़ी ना, बहुत पहले का ही है, बहुत पहले का ही है ना, तो वही, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अरे आप अगर कह रहे हो बहुत पहले का है, बहुत पहले का नहीं है, प्राचीन काल का है, ले प्राचीन जोड़ दिया, अगला साइंटिस्ट आया, अगर आप प्राचीन शब्द यूज कर रहे हो, नहीं प्राचीन शब्द नहीं, आज से हजारों वर्ष पहले का है, अब यानी कि बात वही है, मैं कह रहा था बहुत पुराने समय का है, वो आए प्राचीन बोल दिए, अब बोल रहे बहुत साल पहले का है, तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो कहते हैं नहीं आप चारों गलत हो, हम जब पहली बार मॉडर्न मैन बना तो सबसे पहले जो खेती की यही, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कह देते हैं, यानी कि इन कहना वही बात है, लेकिन इन्होंने फिर से घुमा दिया। चलो ठीक है, एक और साइंटिस्ट आते हैं, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, आप अगर कह रहे हो कि मॉडर्न मैन बना, मॉडर्न मैन जो था होमो सेपियंस नहीं था, जब होमो सेपियंस 35,000 वर्ष पहले अफ्रीका में बनता है, तब ऑर्गेनिक फार्मिंग की उत्पत्ति होती है। मतलब समझ रहे हो ना, दिस इज द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट किया जाता है। आज क्या है, आज क्या हो रहा है, हर एक बच्चे को गुमराह कर रहे हैं, अरे आपने ये नहीं देखा तो क्या देखा, है ना, आपने ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, और एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ही नहीं आए, पता चला मास्टर दिया एग्जामिनेशन और मास्टर ही हो गया डिस्क्वालीफाई, तो अच्छा लगेगा क्या। तो मैनिपुलेट इतना भी ना करो किसी को, है ना, बात बच्चे को सीधे बता दो ना भाई, अब वाटरशेड है, मैं बहुत कहानी समझा रहा हूँ, वाटरशेड इतना आज सीरियस रहेंगे, देयर इज नो मजाक, नो कोई हंसेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, चुपचाप
बहुत कठिन टॉपिक है, कोई नहीं पढ़ाता, मैं ही से पढ़ाऊंगा, मैं ऐसा कह के करूं तो क्या इसमें है? मैं आपको सिंपल करना चाहता हूं, मैं आपको सरल बनाना चाहता हूं, मैं आपको स्टूडेंट बनाना चाहता हूं, मैं आपको जीवन में हंस के रहना है, खुश रहना है, पढ़ना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपने उस कह सकते हैं कि जो आपका मिजाज है, जो आप हो, उसको थोड़ी ना चेंज करना है मुझे। अब मैं कहूं हर एक बच्चा क्लास में आएगा, शांत रहेगा, बोलेगा नहीं, बोल दिया क्लास से बाहर, नहीं, गलत तरीका है। अगर कोई बच्चा है जिसको बोलना पसंद है तो वो बोले, जिसको चुप रहना पसंद है तो वो चुप रहे। अरे उसको ह्यूमन तो रहने दो, उसको ह्यूमन रहने दो भाई। आपको आप रहने देना है। 50 जगह ये कर लो, वो कर लो, ये होगा, ऐसे सिलेक्शन होगा। एक वैकेंसी आई नहीं, 50 ठो उस पे हमने मतलब कहानी समझा दी। उस पे क्या कहानी समझा दी? इसमें मिलेंगे इतने लाख रुपए, और लाख रुपए वो सच में वैकेंसी अगर आप खुद दो, आप खुद जॉब ना करो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना पड़ेगा। और ठीक है, कहानी ज्यादा ही आगे हमारी चली गई। आ जाओ हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। बेसिकली हिस्ट्री क्या, इसकी डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बार यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर 1980 में डिफिनेशन देता है। और डिफिनेशन ये देता है, क्या कहता है? फार्मिंग सिस्टम अवॉइड और एक्सक्लूड। मैंने बोला 2 वर्ड, देखो सुनना समझना इनके बारे में। साइंटिस्ट भी आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हम बहुत मतलब होता है ना, दिखाना होता है वो सारी चीजें। चलो ठीक है, मानते हैं। फार्मिंग सिस्टम अवॉइडिंग और एक्सक्लूडिंग सिंथेटिक इनपुट। सिंथेटिक इनपुट यानी कि बाहर से जो ला रहे हो वो डाल रहे हो, उसको क्या करना? एक्सक्लूड सिंथेटिक इनपुट। रिलाइज यानी कि डिपेंड होना ऑन क्रॉप रोटेशन, रेसिड्यू, मैन्युअर्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, मिनरल्स, एडिटिव एंड बायोलॉजिकल मेथड। इन पे आपको डिपेंड होना है, ठीक है। दूसरा क्या रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1999 में कहता है कि प्रमोट एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ वाया बायोडाइवर्सिटी। मैंने हेल्थ में क्या बोला था आपको? हेल्थ में क्या है? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। कह रहा है कि हेल्थ वाया बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल एंड सॉइल एक्टिविटी एक्सक्लूड सिंथेटिक ऑफ फार्म, यानी कि बाहर से ला ले। ऑफ मतलब बाहर होता है, ऑफ फार्म इनपुट, जो बाहर से ला उनको नहीं यूज करना है। फिर आ रहा हूं, तीसरा कहता है आईफोएम, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट है। एम फॉर मूवमेंट यहां पे है, याद रखना, डिफिनेशन याद कर लेना। क्या लिख लो? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट है, ठीक है। ये क्या कहता है? सस्टेन सॉइल, सस्टेन करना सॉइल को, इकोसिस्टम को भी, ह्यूमन हेल्थ को, यूजिंग इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड बायोडाइवर्सिटी, बैंड ट्रेडिशनल इनोवेशन एंड साइंस। थोड़ी इन्होंने चेंज की है, ठीक है, थोड़ी इन्होंने चेंज की है। फिर आता है कोर कॉन्सेप्ट, हमने लिख दिया। ये कोर कॉन्सेप्ट क्या है? सॉइल इज ए लिविंग सिस्टम, मस्ट बी फेड टू सस्टेन बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन फॉर्मेशन, ठीक है। अब आओ, एक और इंस्टीट्यूट हमारे पास है जो कोडाक्स एलिमेंट्री है। कोडाक्स पूछ देते हैं कभी कभी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सर्टिफिकेट देता है वर्ल्ड लेवल पे, कौन देता है? तो वो आपका कोडाक्स एलिमेंट्री ही प्रोवाइड करता है, सर्टिफिकेशन का काम करता है। ये क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है विच प्रमोट, जो प्रमोट करता है और इनहेंस करता है किसको? एग्रो इकोसिस्टम हेल्थ को। हेल्थ फिर वही है, बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल है। इंक्लूड शामिल क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इनको शामिल कर रहा है। इट इम्फेसाइजेस द यूज ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ये किस पे प्रभावित कर रहा है? यानी कि इम्फेसाइज, प्रभाव किस पे दे रहा है? जोर किस पे दिया जा रहा है? इट इम्फेसाइज द यूज ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन प्रेफरेंस, यानी कि जो फेवर करें टू द यूज ऑफ फॉर्म यूनिट, ठीक है। कंसिडरिंग दैट रीजनल कंडीशन रिक्वायर लोकल अडॉप्टेड सिस्टम, जो आईटीके होते हैं, लोकल अडॉप्टेड, यानी कि आईटीके का नाम सुना है? नहीं सुना, बता देता हूं। आईटीके मतलब क्या है? इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले, शहर में ऐसे किसान होंगे जिनके अपने कुछ के नुस्खे हैं, वो खेती करते हैं। तो क्या करेंगे? गोबर की खाद को सड़ा लेंगे 10 से 15 दिन, उसको उसमें पौधा जो है रूट उसकी रखेंगे, फिर उसको गमले में लगाएंगे, ऐसे करके। बहुत सारे, जैसे मान चलो गेहूं में करते हैं क्या है, 4 से 5 जगह हम चीनी डाल देते हैं, जाके चीनी डाल देते हैं। चीनी डालेंगे तो चींटी आएंगी तो क्या करेंगी? टर्माइट जो भी है पहले से खेत में, उनको खा लेंगी, अटैक हो जाएगा। तो यानी कि आईटी के मतलब होता है इंडिजीनियस टेक्निकल नॉलेज को यहाँ पे बढ़ाया जाना, ठीक है, वही आपका कहलाता है। कोडाक्स एलिमेंट्री आपकी ये डिफिनेशन देता है। फिर आता है इसमें शामिल क्या क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, हम क्या क्या कर रहे हैं। तो हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम ग्रीन मैन्योरिंग जो हम बात कर रहे थे कल, तो उसको हम लोग फॉलो करेंगे। वर्मी कंपोस्टिंग डालेंगे, मैन्योर्स डालेंगे, बायो फर्टिलाइजर को डालेंगे, एनिमल हस्बेंड्री जो भी रेसिड्यू है उसको डालेंगे, और बायोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया।
चार हमारे पास प्रिंसिपल हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, यहां से क्वेश्चन आता है, ये आपका आईफोएम है, इसने दिया है, ठीक है। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं उन पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात हमारे यहाँ है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, प्रिंसिपल ऑफ केयर। चारों लिखो फटाफट, लिखो कमेंट में फटाफट जल्दी लिखो। हेल्थ, केयर, फेयरनेस और साथ साथ क्या है? इकोलॉजी। चार प्रिंसिपल हैं, पूछ लिया जाता है विच वन इज नॉट कम्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। चार ऑप्शन है, 5 मार्क्स दे देगा गलत कर दोगे, ठीक है। चलो लिख दो, एक बार याद हो जाएगा। अब हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हेल्थ बेसिकली क्या है? आपकी हेल्थ अच्छी रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे, प्लांट की हेल्थ अच्छी रहे, ह्यूमन की हेल्थ अच्छी रहे, प्लेनेट पूरा प्लेनेट है इसकी हेल्थ अच्छी रहे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ बताता है, ठीक है। सॉइल की हेल्थ अच्छी रहे। दूसरा आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब जो पूरा हमारा पर्यावरण है, इसमें जितनी भी साइकिल चल रही है, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, पोटास साइकिल, जितनी भी साइकिल चल रही है वो अपने आप से अच्छे से चले, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल सब अच्छे से चले और सस्टेनेबल वे में चले। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन बनने लग जाए, ऐसा नहीं है फास्फोरस ही फास्फोरस साइकिल चली जाए, सब सस्टेनेबल मैनेजमेंट चले, एक इक्विलिब्रियम बना रहे, एक बैलेंस तरीका चलता रहे। फिर आता है फेयरनेस, यानी कि जो चीजें हो रही हैं वो एक फेयर नेचर में हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक तरीके से रहें, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करें, एक्टिनोमाइसिन वुड को डिकम्पोज करें, ऐसा नहीं है बैक्टीरिया वुड को खाने लगा, फंगस बैक्टीरिया को खाने लगा, है ना, फंगस वायरस को खाने लगा, ऐसा नहीं। फेयर होना चाहिए सबके बीच फेयरनेस, है ना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और फिर आता है केयर। केयर में क्या है? ऐसा नहीं है मान चलो आपने आज क्या किया, आप आज लीज पे आपने खेत लिया, किसी का खेत आपने लिया है 2 साल के लिए लीज पे लिया, आपको पता लगे 2 साल के लिए हमारे पास है, अब मैं ऐसी क्रॉप यहां पे ग्रो करूंगा जो कतई खत्म कर दें खेत उर्वरा शक्ति छोड़ो, इसकी जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर है उनको भी खींच लूंगा और खींच के अपने प्लांट के अंदर ले आऊंगा, खेत खत्म करके रख दूंगा। ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि मान चलो आपके पास खेत है तो आप सोचो कि खेत कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे पिताजी का खेत है हमें तो मिलेगा ही मिलेगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। कुछ पिताजी ऐसे भी होते हैं जो बच्चों के लिए खेत भी नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं वो समस्याग्रस्त है। हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हमारी नहीं है भाई, वो हमारे बच्चों को, कैसे हमारे बच्चों इन द सेंस हमारे जो प्रोजनी है उनकी हमारे लिए छोड़ा गया कह सकते हैं कि धन है, वो ऐसे समझ लेते हैं। कभी कभी एक सेंटेंस भी यूज किया जाता है कि ऐसा मत समझना कि जो आपके बाबा जी के पास खेत है या आपके पिताजी के पास खेत है ना, या आपके पास जो खेत है वो आपका है, आपका अपना नहीं है, ये आपके बच्चों का आप पे उधार है, उधार चुकाना है आपको, ठीक है। तो ऐसा मान के चलना है हमको, समझ रहे हैं। यानी कि जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, अभी जो भी करंट में प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको फ्यूचर की अपनी जनरेशन को याद में रख के करनी पड़ेंगी, ठीक है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें आपको निकल के आती है प्रिंसिपल में, ठीक है। तो देख रहे हो, हेल्थ है, इकोलॉजी है, फेयरनेस है, केयर है, ठीक है। तो ये आपके पास निकला। तो फिर आता है एम। एम बेसिकली हमारा क्या है? एम यही है कि हमको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, एक इस तरीके से क्रॉप को ग्रोइंग करना है ताकि हमारी हेल्थ अच्छी बनी रहे, ठीक है। जो लोकल रिसोर्स है इनको अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए। FIM का क्या होता है? आज गोबर की खाद कोई किसान खेत में डालना ही नहीं जा रहा है, डाल ही नहीं रहा है। प्रोडक्शन चाह रहा है कि भर भर के वो ट्रालियों में हमारे आलू निकले, ट्रालियों में हमारा गेहूं निकले, और ट्राली भर के, लेकिन उसको एक गोबर की खाद की जो ट्राली डालने में मुश्किल आती है इसीलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं समस्या बहुत सारी चीजें हैं, है ना। गोबर की खाद अवेलेबल भी नहीं है ना। गोबर जो आता है वो सीधे सीधे क्या है, आज आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जाते हो तो उपले वहां बिक रहे हैं, है ना, जो हमारे गांव घर में फ्री में मिलते हैं, फ्री में मतलब गोबर उपलब्ध है, वो आपको आज ऑनलाइन बेचा जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी गलत हैं जो सही होने की जरूरत है। अच्छा, लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बनी रहे। आज अगर आप 10 कुंटल गेहूं ले रहे हो 1 हेक्टेयर से, तो आगे भी आप 10 कुंटल लेते जाओ। ऐसा नहीं है बाद में 5 दिया, फिर 3 दिया, फिर 2 दिया, फिर खेत ने ही उठाया डंडा, वो आपका आज है ना, नहीं बहुत दे दिया आप हमने 3-4 साल, भागो यहाँ से, अब कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा ना हो भाई, रेगुलर बना रहे 10 कुंटल, अगले साल भी ऐसे ही चलता रहे, सस्टेनेबल मैनेजमेंट चलना चाहिए। देन क्या है, एग्रोकेमिकल जो हम लोग यूज कर रहे हैं इनका कम से कम यूज हो। पता लगे केमिकल खुद प्लांट को खिला रहा है, प्लांट कह रहा है ठीक है रुक जाओ, हमारे पास भी ऐसा फ्रूट है उसके अंदर पूरा डाल के तुम भेज देंगे, है ना, जैसे बैंगन खाओगे बैंगन बन जाओगे, तो ठीक है। तो यानी कि जो केमिकल हम लोग यूज कर रहे हैं इनका कम से कम यूज हो। हमने बहुत सारे केमिकल हम आज भी पढ़ रहे हैं बुकों में, हम आज भी देख रहे हैं, वो बैन कर दिए कहीं ना कहीं गए, लेकिन हम फिर भी उनको यूज कर रहे हैं। तो केमिकल का फर्टिलाइजर का यूज हो, ठीक है। चलिए, फिर आता है फॉसल्स फ्यूल। फॉसल्स बेसिकली क्या है? ऐसी चीजें, जीवाश्म जो ईंधन है इसका कम से कम हम इस्तेमाल करें, ठीक है। खत्म हो जाएगा, पता ले खत्म हो गया, है ना। अब खूब आप क्या है LPG गैस सिलेंडर लेके आते हो, सोचे हो कभी LPG खत्म हो जाए तो कैसे खाना बनेगा घर में? अब बना पाओगे खाना, खा पाओगे रोटी मस्त? शाम को मम्मी दो और कहाँ से आएंगी वो, है ना। फॉसल फ्यूल का सही से इस्तेमाल करो, है अगर थोड़ा बहुत भी हमारे पास, वैसे भी नहीं हमारे पास है,
है ना। ट्रंप साहब जो है वो भी नहीं लेने दे रहे हैं, टैरिफ टैरिफ वैसे भी लगा रहे हैं, इनको अलग समझाना पड़ेगा। आ जाओ, फिर आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली वही है, हमारा मैक्सिमाइज हमको करना है कि लोकल रिसोर्स है उनको यूज करें, जो इनपुट एक्सटर्नल इनपुट है इनको कम कर दें हम, ठीक है। इनपुट जो हमारे फार्म बेस हैं उनको ज्यादा करें, आपस में चीजों को रिलेट कर दें। जैसे मान चलो आप क्या है, आप पोल्ट्री कर रहे हो, ठीक है, लाइव स्टॉक आप कर रहे हो, तो इसका जो गोबर निकला उसको आप क्या करो, FYM बना लो, FYM बना लो, FYM को क्रॉप प्लांट में डाल दो, ठीक है, प्लांट खेती कर रहे हो उसमें डाल दो, और इससे जो मिले वो खुद खा लो, ठीक है, और क्रॉप रेसिड्यू मिले उसको एनिमल खिला दो, आपस में ऐसा सिस्टम डेवलप कर दो, ठीक है। चलिए, फिर इसके अलावा क्या है, सॉइल की हेल्थ अच्छी बनी रहे भाई, ऐसा नहीं केमिकल ही केमिकल भर दिए सॉइल में, पेस्टिसाइड ही पेस्टिसाइड डाल दिए, हर्बिसाइड ही हर्बिसाइड डाल दिए, उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहने दो भाई। खुद की हेल्थ के साथ साथ सॉइल की हेल्थ की भी बात करो ना। चलो, और इसके अलावा रेसिड्यू जो है, मैन्योर्स है, वर्मी कंपोस्ट, इसको और फॉलो और बढ़ाओ, है ना। इसको सरकार को भी सोचना चाहिए, वर्मी कंपोस्टिंग पे अगर मान चलो आज सरकार कह दे कि जिसके यहाँ भी वर्मी कंपोस्ट बनता है उसके खाते में अगले महीने से 2,000 रुपए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भारत का घर होगा जहां वर्मी कंपोस्ट बनेगा नहीं। अगले दिन हो सकता है केचुए पे लाठी डंडा चल जाए, केचुए अगर किसी के यहाँ है लाठी डंडा चल जाएगी। 2 केचुए हमारे थे, हमारे घर से निकल के तुम्हारे घर चले गए, है ना। यानी कि ऐसे अगर कुछ कर देना सरकार तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को अच्छा बढ़िया कर सकती है। तो वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह इनको यूज करो, ठीक है। जो बायो स्टिमुलेंट है, प्लांट प्रोडक्शन सब्सटेंस है, इनको प्रिपेयर करो, है ना। इन सब चीजों को कहीं करो, तो ये आता है। फिर आते हैं कुछ स्टेट्स, यानी कि स्टेट मतलब डाटा, नाट हमारे ये डाटा कुछ हमारे पास है, जैसे कि इसी हाल फिलहाल का है। तो हम वर्ल्ड में सेकंड प्लेस पे आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, ठीक है, लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एरिया की। और फर्स्ट पे आते हैं नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, मोर देन 10 लाख हमारे पास फार्मर्स हैं जो अभी हाल फिलहाल ऑर्गेनिक में शामिल हैं। और टोटल ऑर्गेनिक एरिया की बात करते हो तो 2023-24 का डाटा है, 7.3 मिलियन हेक्टेयर हमारे पास एरिया है। इसमें 4.4% मिलियन हेक्टेयर एरिया हमारा कल्टिबल है, और 2.85% जो है ये आपका वाइल्ड हार्वेस्ट नेचर में देखने को मिलता है। टॉप स्टेट की बात करते हो तो आपका MP, महाराष्ट्र, राजस्थान आता है, और सिक्किम आपका 100% ऑर्गेनिक है, ये 2016 में घोषित किया गया था। इसके अलावा MP है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे मोर देन 50% एरिया लगभग ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो ये देख रहे हो डायग्रामेटिक तरीका में भी है, आपको देख लो, इस तरीके से एरिया आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलो, स्कीम है, 2 इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना कि पूछ देता है कि स्कीम कौन सी संबंधित है ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो मेन स्कीम की बात करें, हमारे पास पहली स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, 2015 में चलाई गई थी। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यहाँ पे दिया गया है, इसको प्रमोट करता है, और यहाँ पे हम क्लस्टर बनाते हैं 500 से 100 हेक्टेयर का। और PGA जो सिस्टम है, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम है, ये सर्टिफिकेट इसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर आता है आपका मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ये अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो ध्यान रखना, ये भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। यानी कि जो नॉर्थ हमारे ईस्टर्न रीजन है, इनमें प्रमोट करना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ठीक है, सेफ्रॉन वगैरह को प्रमोट करना है। और नमसा, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये इसी में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करता है। 7 जो स्टेट है आपके वो आते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया, और एक हमारी क्लास और आई थिंक बची है, जिसमें हमारा जो डिफिशियंसी सिम्टम वाला है, ठीक है, किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी कौन कौन से होते हैं, तो एक क्लास हमारी और लगेगी और फिर खत्म हो जाएगा। आज हमने क्या पढ़ लिया, तो हमने वाटर शेड पढ़ लिया। अब बता दो आप सभी समझ आ गया, वाटर शेड पढ़ चुके हैं हम, रेनफेड पढ़ चुके हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर हम ये पढ़ चुके हैं, रेनफेड एग्रीकल्चर हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और क्या हमने पढ़ लिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ लिया। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, किसी का डाउट, किसी का क्वेश्चन? हो गया टाइम? बहुत अच्छे। अरे आज तो टाइम पता ही नहीं चला, चिल्लाए नहीं आप लोग, चिल्लाने नहीं दिया मैंने, है ना। चल, होमवर्क, होमवर्क क्या है, एक काम करना, आप ना जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, आऊंगा अगली क्लास में पूछूंगा, सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मान चलो आप एक झुन्नू लाल हैं कोई आपके यहाँ, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का इनको क्या है, इनको लेना है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट कैसे इनको मिलेगा, ये सर्टिफिकेट इनको कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस पता करके आना, ठीक है, प्रोसेस पता करके आना, ठीक है। चलो बताओ, किसी को कोई समस्या, कोई डाउट हो तो पूछो, फिर अपना क्लास को हम लोग वाइंड अप करते हैं, ठीक है। बताइए, किसी को कोई समस्या है, किसको कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट है, पूछो। बताओ, चले फिर वाइंड अप करें, सारी चीजें क्लियर।
डन? नो सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑफिसर्स। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर आपको नई और शानदार जानदार क्लास